नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। कैसे हमारी डिसीज कॉज होती हैं, क्या क्या उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका डेफिनेशन क्या है और कॉजेस ऑफ डिसीज क्या है। राइट, तो कॉजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस और कॉजेस ऑफ इलनेस के बारे में समझेंगे और इसके डायमेंशन के बारे में भी हम आज के लेक्चर में समझेंगे। 20-25 मिनट का हमारा लेक्चर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस में। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? इलनेस इज द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एडप्ट रिस्पॉन्स टू मेंटेन फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस दैट सब्सिक्वेंटली रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज। राइट, तो होता है क्या है इलनेस के कॉन्सेप्ट में, जो इंडिविजुअल्स है, कोई भी पर्सन है और उसका जो एक एडप्टिव रिस्पॉन्स है ना, सिचुएशन को लेकर के अडोप्ट करना, कोई भी डेली लाइफ की जो उसकी एक्टिविटी है, डेली लिविंग एक्टिविटी है, उस चीज़ को परफॉर्म करना, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह बनाना। तो साइकोलॉजिकल हो गया, मेंटल एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, है ना, फिजिकल हो गया। तो ये सारे एस्पेक्ट पर उसका फिट होना चाहिए। हेल्थ का डेफिनेशन हमने देखा कि भाई हेल्थ इज द स्टेट ऑफ, है ना, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग में क्या आ जाता है? सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल। ये सभी एस्पेक्ट पर यदि पर्सन फिट है, इनके पैरामीटर में वो फिट आ रहे हैं, तभी हम पर्सन को एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं। राइट, कौन कौन सा? स्पिरिचुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, ये चारों एस्पेक्ट पर यदि कोई बंदा, कोई बंदी फिट है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? भाई पेशेंट आपका हेल्दी है एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दिए उसके अकॉर्डिंग। अब सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस या डिसीज में क्या आएगा? ये इसमें से किसी भी एस्पेक्ट में पर्सन जो है वो अनफिट है, वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी वगैरह माल अडेप्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, वो कम हो गई है। राइट, जैसे हमने यहाँ पर देखा, उसकी फिजिकल हो गई, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ये सारी जो इसकी एक्टिविटी है, थॉट प्रोसेस है, वो डिमिनिश हो गई। डिमिनिश हो गई मतलब कि कम हो गई, है ना। जिस तरीके से वो नॉर्मल होना चाहिए थी उतना नहीं हो करके क्या हो गई? वो कम हो गई। राइट, अब वो एक्टिविटी उसकी कम हो गई, उसमें इम्पेयरमेंट आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से डेली जो फंक्शन है वो एबल नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए। वो डेली के अपने जो रूटीन वर्क लाइफ है, भाई नहाना धोना, खाना पीना, खाना, थिंकिंग, डेली का जो अपना वर्क लाइफ है उसको परफॉर्म करना, राइट, सोचने की कैपेसिटी वगैरह होना, तो ये सब चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से पर्सन आपका जो परफॉर्म इसको नहीं कर पा रहा है। राइट, अब इसमें भी आपकी दो स्टेजेस आ जाती है, कुछ होती क्रॉनिक और एक्यूट। एक्यूट मतलब कि जो ऐसी डिसीज जो कि अभी फर्स्ट लेवल पर है और जिनका टाइम ड्यूरेशन है वो विद इन 15 डेज है, 15 डेज से कम है, 10-12 दिन, 7 दिन के आदि यदि जो अंदर डिसीज आती हैं वो किसमें आ जाती हैं? आपके एक्यूट में। राइट, तो ऐसी डिसीज जो कि 10-15 दिन से कम की है वो हो गई आपकी एक्यूट में, ना, एक्यूट लेवल पर है। और ऐसी डिसीज जो कि प्रोलॉन्ग टाइम से है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, है ना, तो हेडेक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या कोई वुंड है, तो ये समय लंबे समय से काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम हो गया इनको, है ना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 मंथ हो गए, अब वो 15 डेज चली गई थी, क्रॉनिक स्टेज पर वो चीज़ें चली जाती है। तो एक्यूट इलनेस देख लेते हैं। एक्यूट इलनेस इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शनल एबिलिटी यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट, intense manifestation and relatively short duration. Acute illness are usually reversible. एक्यूट जो डिसीज है यहाँ पर ही वही बताया जा रहा है कि जिसके साइन सिम्टम है, इसका ऑक्यूरेंस है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है और ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। एक बार ठीक होने के बाद आपको वापस हो सकता है, जैसे आपको सर्दी खांसी होता है, जुकाम होता है, कफ खोखला हो गया, तो उस समय 2-3 दिन रहता है, ठीक हो जाता है, वापस से फिर रिवर्सिबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन आती है 5-7 दिन तक है, 7-8 दिन, 10 दिन, तो हम उसको एक्यूट में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी क्रोनिक इलनेस। अब क्रोनिक में क्या होता है स्टूडेंट कि जो कि 15 दिन से ज़्यादा समय तक, कोई जैसे बेड रिडन पेशेंट है, CVA का है, पैरालाइज का है, ब्रेन हेमरेज का है, राइट, और आपका हाइपरटेंशन का है, अर्थराइटिस का है ना, ब्लड प्रेशर का है ना, तो डायबिटिक, तो ये पेशेंट क्या प्रोलॉन्ग टाइम से होता है। राइट,
तो 2 मंथ हो गया, 4 मंथ, 1 ईयर हो गया, 6 ईयर हो गया, 6 मंथ हो गया, तो ये डिसीज आ जाती है आपकी प्रोलॉन्ग में, दैट इज नोन एज द क्रॉनिक इलनेस। आइए समझ एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो इसमें हम दो पार्ट में इसको देखते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, राइट। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये डिसीज इज एनी डिस्टर्बेंस और एनोमली इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, प्रोबेबली हैज स्पेसिफिक कॉज एंड आइडेंटिफिकेबल सिम्टम। डिसीज क्या होती है? कुछ भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आना, एनोमली आना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाना जिसमें बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग उसमें अल्ट्रेशन आ जाना, डिस्टर्बेंस आ जाना, इट इज नोन एज द डिसीज और इलनेस, राइट। तो इसमें जो कॉजेस है वो आइडेंटिफाइबल सिम्टम हो सकता है, जैसे आपको फीवर आ रहा है, फिब्राइल इलनेस है तो आपको क्या होगा, साथ साथ हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, लिथार्जी होगा, थकान होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके एसोसिएटेड सिम्टम है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पर्सन है इसको ये डिसीज जनरली कॉज हुआ है, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका डेफिनेशन देख लेते हैं हम, वेबस्टर डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग वेबस्टर डिफाइन एज द कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, ए departure from a state of health and alteration of the human body interrupting the performance of vital organ। इन्होंने भी क्या बताया, एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड एंड डिपार्चर from a state of health and alteration of human body interruption to perform the vital function, है ना। एक इंटरप्शन आ जाना, अल्ट्रेशन आ जाना, जो आपके वाइटल फंक्शन है, वाइटल जो आपके वर्क है वो आप प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, जो आपका जिस तरीके से आपका इफेक्टिव वे में होना चाहिए वैसा आपकी बॉडी उसको 100% परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आपका उसमें अल्ट्रेशन आ जाना, आपके जो वाइटल फंक्शन है उन सारी चीज़ों में वाइटल ऑर्गन के फंक्शन में अल्ट्रेशन आ जाना, जिसकी वजह से आपको जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है वो भी आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हो, राइट। उसका दूसरा एक डेफिनेशन और लेते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, डिफाइन एज द डिसीज इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी सम पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ बॉडी विच इज फंक्शन इज डिस्टर्बेंस और डिरेंज्ड, राइट। इन्होंने भी ये बताया कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी के जो फंक्शन है उसमें से कुछ फंक्शन, जो कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, उनका फंक्शन में डिस्टर्बेंस होना, डिमिनिश होना, दैट इज नोन एज द डिसीज, राइट। अब जैसे भाई आप एक मोबाइल यूज़ करते हो, जनरली हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, सभी के पास मोबाइल होता है। अब मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली आपका मोबाइल चल रहा है, बढ़िया से वीडियोस देख रहे हो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो, रील्स बना रहे हो। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ जाए, राइट, डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाए, आपका टच काम नहीं करे, कैमरा खराब हो जाए, तो आपका क्या हो गया, उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, मोबाइल है आपको उसको डिसीज हो गई, उसको बीमारी लग गई, है ना। तो उसकी जो फंक्शन नॉर्मल था वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, स्पीकर खराब हो गया, माइक खराब हो गया, तो कोई भी एक पार्ट खराब हो जाना या पूरी तरीके से मोबाइल का खराब हो जाना, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं, डिसीज, राइट। आया समझ, डिस्प्ले हो गया, टच हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, आपका कैमरा खराब हो गया, चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया, माइक स्पीकर खराब हो गया, टच खराब हो गई, सॉफ्टवेयर गया, तो कोई भी पार्ट में डिस्टर्बेंस आ जाना, राइट। तो ऐसे ही हमारे बॉडी को भी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, किसी भी पार्ट में डिस्टर्बेंस होना, प्रॉपर तरीके से वाइटल ऑर्गन का फंक्शन नहीं होना, डेली लाइफ का हमारा फंक्शन नहीं हो पाना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसीज, राइट, या इलनेस। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, इकोलॉजिकल हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिसीज इज डिफाइंड एज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। अब जो ह्यूमन है और ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट है ना, उसका जो एडजस्टमेंट है इन्वायरमेंट के साथ वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, माल मतलब कि कम हो जाना, मेल एडजस्टमेंट मतलब कम हो जाना, है ना। जितना तरीके से इफेक्टिव तरीके से एडजस्ट कर पा रहा था ऑर्गेनिज्म के साथ, लोगों के साथ बातचीत करना, घूमना फिरना, वर्क प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना, जिस भी जगह पे गया वैसे अपने आप को एडेप्ट कर लेना एटमोसफेयर के हिसाब से, पर उसमें कमी आ गई, एडप्शन वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, इस कंडीशन को भी हमने क्या नाम दिया, डिसीज, ओके, इकोलॉजिकल में। तो इसका कॉजेस क्या होता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक डायमेंशन में स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको क्लियर किया है।
कि इसका हो गया सबसे पहले कॉजेस। कॉजेस मतलब रीजन की भाई किस कारण से हो रहा है ना, रीजन। और रीजन के बाद क्या हो गया डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब आपका प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करना, माल फंक्शनिंग हो जाना। अब ये डिसऑर्डर कैसे हो रहा है आपका, डिसऑर्डर की वजह से क्या आएगा, साइन सिम्टम आएगा और कोर्सेस, साइन सिम्टम और कोर्सेस। तो इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब ऑब्वियसली बात है भाई आपका जैसे मोबाइल का अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया था कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से वो क्या जो उसके फंक्शन है उसमें डिस्टरबेंस आया, उसको हमने क्या बोल दिया साइन एंड सिम्टम या लक्षण। तो जनरली क्या आता है, जैसे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर चला गया, आपका फ़ोन हैंग होने लगेगा, कुछ भी कहीं भी टच करने लगेगा, कुछ वीडियोस प्ले नहीं होंगे, कुछ एप्लीकेशन प्ले नहीं होगा, कुछ भी इंटरफेस ओपन हो जाएगा, राइट, कुछ भी आप टैप करेंगे वो ओपन हो जाएगा, तो कहीं भी कुछ भी चलने लगेगा। तो इंटरनल कॉजेस देखा जाए तो उसका क्या हुआ, सॉफ्टवेयर खराब हुआ। अब सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से क्या आ गया, उसको सिम्टम आ गया, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं सिम्टम। अब जैसे बॉडी में आपने देखा होगा कि भाई बॉडी का जो टेम्परेचर है, हाइपोथर्मिया, हाई टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में इंटरनल कहीं ना कहीं भाई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और इन्फेक्शन की वजह से आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट। तो ये उसका रूट कॉज क्या हो गया, उसका बैक्टीरिया वायरस ने एंटर किया, बैक्टीरिया वायरस ने एंटर किया, वहां पर उसने अपनी कॉलोनी बनाई, ग्रो करी और जो बॉडी के फंक्शन उसमें मालाडेप्शन लेके आया, मालाडेप्शन लाने की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से इसका पूरा होल प्रोसेस होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से इसको हम समझने वाले, मजा आने वाला है, राइट। तो आज तो हमारा शुरू लेक्चर है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, और बाकी हम जब डिसीज के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा, राइट। तो अभी हम इसका देख लेते हैं कॉजेस ऑफ डिसीज, राइट। तो क्या क्या कॉजेस होते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका मैकेनिकल, राइट। तो मैकेनिकल में क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल कॉजेस ऑफ डिसीज रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड आर रिजल्ट ऑफ द ट्रामा एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। मैकेनिकल में क्या आ जाता है, जैसे थोड़ा सा वर्ड से क्लियर होगा मैकेनिकल, राइट। तो मैकेनिकल कॉजेस में रिजल्ट इन डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाना, कुछ भी ट्रामा होने की वजह से, जैसे आप बाइक से जा रहे थे, किसी कार वाला या पीछे से आपको ठोक के चला गया, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सिर फट गया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका मैकेनिकल कॉजेस। तो आपका वही प्रॉपर तरीके से आप चल पा रहे थे, आप चल नहीं पा रहे हो, 7 दिन 8 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सर्जरी हो गई, आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई, राइट। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल कॉजेस हो गया। एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, रिजल्ट ऑफ ट्रामा की वजह से और एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से भी आपका हो सकता है, राइट। और दूसरा हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेस। न्यूट्रिशनल कॉजेस में क्या क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हाँ इधर लिखा हुआ है जी, न्यूट्रिशनल कॉजेस। न्यूट्रिशनल मतलब सिंपल सी बात है, जो भी हम डाइट वगैरह लेते हैं ना, पोषक तत्व लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर ना, ये सारी चीज़ें आप कम लोगे, इंटेक कम करोगे, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड है ना, तो इनका आपने कम इंटेक किया तो न्यूट्रिशनल की वजह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर मेजर कॉजेज ऑफ द डिसीज ड्यू टू इनसफिशिएंट कंजप्शन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, राइट। तो फ्रूट एंड जो वेजिटेबल है उनका कम कंजप्शन करने से, कम लेने से, फ्रूट आप जब लेते हो तो आपको क्या मिलता है, जैसे आपने बीट लिया, अनार लिया तो आपको आयरन मिलता है, राइट। जैसे आपने बनाना लिया तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ऐसे कुछ से फाइबर मिलता है, किसी से प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें हमको, किसी से कैलोरी आ जाती है, उससे एनर्जी आती है। तो हमने इनका कंजप्शन कम किया, कंजप्शन कम करने के लिए आपको क्या हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली जो डिसीज है वो आपको जनरली कॉज हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं आप, राइट। ये चीज़ें समझ आई। उसके बाद हम अगला ले लेते हैं आप फॉर बायोलॉजिकल कॉजेस। Biological causes of the disease affect body function and are result of the genetic defect, agent infection and infections and infection, alteration in immune system and alteration in the normal organ secretion. इसमें बायोलॉजिकल कॉजेस में क्या होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल में जो कि आपके जेनेटिक कॉजेस होते हैं, जेनेटिक की जो कि बाय बर्थ से एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में
में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, राइट, हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया। तो ये क्या होता है, एक जनरेशन से बायोलॉजिकल जेनेटिकली अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपका फोर फादर हेड को है, आपके दादा को है, आपके पास पिताजी को है, तो आपको होगा, फिर आने वाली पीढ़ी में हो सकता है कि आपके बच्चों को भी वही जेनेटिक डिसीज कॉज हो जाए ना। 100% नहीं है, मे बी चांस रहता है कि वो डिसीज आपको हो जाए, किसी किसी कंडीशन में नहीं भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती जेनेटिक में, और जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से क्या होना, इन्फेक्शन होना, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें अल्ट्रेशन वगैरह आ जाना, और जो आपके इंटरनल ऑर्गन थे जो प्रोड्यूस कर रहे थे, सिक्रेट कर रहे थे हार्मोन को, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होने की वजह से जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है आपकी हेल्थ में, उसको आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट या बायोलॉजिकल कॉजेस, राइट। उसके बाद देख लेते हैं नॉर्मेटिव, है ना, थोड़ा सा ऊटपटांग वर्ड लग रहा होगा पर इजी है, समझ लेते हैं। नॉर्मेटिव में क्या आ जाता है normative causes are psychological but involve in mind, normative causes are psychological but involve a mind body interaction, so that physical manifestation occur in response to physiological disturbance, right। तो अभी कैसा होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई जो 80% डिसीज होते हैं, 72 मान 80% मान लो अप्रॉक्स, कि आपकी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से आपकी फिजिकल डिसीज से होती है, राइट। जैसे कि हम देखते हैं फिर डायबिटीज हो गया, आपको स्ट्रेस लेने से, एंजाइटी लेने से, ओवर थिंकिंग होने की वजह से आपको डायबिटीज कॉज हो जाती है, आपको हेडेक हो जाता है कई बार। जैसे आपने देखा होगा, आपका कोई संबंध लॉस हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आप एक ग्रीफ में चले जाते हो, दुख में चले जाते हो, आप खाना पीना तक इवन छोड़ देते हो, आपका हेडेक होने लगता है, बॉडी आपकी पूरी अनकॉन्शियस हो जाती है, राइट। तो ये क्या होता है, आपने साइकोलॉजिकल सोच कर ओवर थिंकिंग करके, एंजाइटी करके, टेंशन करके, जो डिसीज नहीं थी उसको भी आपने ऑक्यूर कर दी, तो उसकी इंटेंसिटी को आपने और बढ़ा दिया, और इंटेंसिटी को उसने आपने इंक्रीज कर दिया। तो जितना वो डिसीज नहीं था, आपने बार बार उसके बारे में सोचा, ओवर थिंकिंग किया, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस लिया, एंजाइटी लिया, टेंशन किया, ओवर थिंकिंग किया, तो वो डिसीज आपकी और ही आपकी कॉज हॉस्पिटल में है, और भी आपकी जो डिसीज है वो ज़्यादा कॉज हो जाती है। तो आपका माइंड के लेवल पर थी, साइकोलॉजिकल भी, पर उसी का जो चीज़ है वो आपको फिजिकल लेवल पर भी दिखने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव कॉजेज। इज इट क्लियर। उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंटल कॉजेज। कितना आई होप आपको समझ आया गया होगा। अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल कॉजेज। तो इन्वायरमेंटल कॉजेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। Many environmental factor can be contribute to the development of the disease. It include toxic chemical, acid, हॉस्पिटल में है एक टिफिन। इन्वायरमेंटल कॉजेज जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो गया। हाँ, केमिकल, एसिटाइल हाइड्रेट containing in cigarette, allergens, pollen, dust, white, moisture, cat hair, ना, pollen, fruit, human activities, sulfur oxide, nitrous oxide, carbon dioxide, radioactive pollution, है ना, volatile organic component, क्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, इन्फेक्शन एजेंट सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सिंपल सी बात है, जो आपके वातावरण की वजह से जो आपको डिसीजेस होती हैं, आपके इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं, वो सारी की सारी डिसीज आ जाते हैं आपके इन्वायरमेंटल कॉजेस में, जो कि आपके इन्वायरमेंट की वजह से हो रही है, वो सब डिसीज आ जाती है आपके इन्वायरमेंट में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कौन कौन सी, पोलन, डस्ट। जैसे कि आप कोई टॉक्सिक कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, और फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पर टॉक्सिक केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह बनती है, पाउडर्स वगैरह बनते हैं ना, स्प्रे छिड़काव करने वाली, तो आपको ऑब्वियसली बात है वहाँ पर टॉक्सिक आ रहा है, तो आपकी बॉडी को भी वो हार्मफुल होगा। या उसके बाद कुछ टॉक्सिक केमिकल हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, और कोई ऐसी फैक्ट्री के पास वर्क कर रहे हैं जहाँ से आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ से स्मोक धुआं निकल रहा है कंपनी से, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। और जैसे कुछ फार्मर्स रहते हैं, तो वो गेहूं की, अपनी धान की कटाई करते हैं, फसल करते हैं, तो वहाँ से एलर्जेंस निकलते हैं, जो धुआं निकलता है उससे, और भूसा बनता है, जो भूसा निकलता है, तो वो आकर के सीधा डस्ट हमारी नाक में घुसता है, नाक से वो फेफड़ों में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जम जाता है, और उसकी जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके किसमें,
और जहाँ एक्सेसिव ट्रैफिक में जैसे दिल्ली है ना, एयर पोल्यूशन होना और जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे इन्फेक्शियस गैसेस वगैरह हो गई है ना, डेंजरस गैसेस वगैरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, नाइट्रस हो गई, ऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गई, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इसमें। और डस्ट हो गया, माइट हो गई, मिट्टी, धूल, मॉइस्चर, ज़्यादा मॉइस्ट होना, कैट जो जानवरों के हेयर रहते हैं कई बार उससे भी एलर्जीज वगैरह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल कॉजेस में आ जाती हैं। अब कल के लेक्चर में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज कॉजेशन, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है हमारे डिसीज कॉज करने के, थ्योरीज के बारे में देखेंगे। और इतना सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम नर्सिंग प्रोसेस वगैरह समझेंगे और उसके बाद फिर हम डिसीज पोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो एक दो दिन बाद बढ़िया आगे का हम कंटिन्यू करते हैं, डिसीज चैप्टर को कवर करते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, अच्छा लेक्चर रहेगा। जो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग का, वही आपकी कंप्लीट यहाँ पर डिसीज है। और कैसे डिसीज है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे वो कॉज हो रही है, कौन सा बैक्टीरिया वायरस एंटर हो रहा है और कैसे हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि इवन आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको एक MBBS डॉक्टर के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाता है, भले आपको अथॉरिटी नहीं रहती है पर आपको बहुत इसके बारे में नॉलेज हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से अटेंड कीजिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और हॉस्पिटल में भी आप ऑब्वियसली बात है कि कर ही रहे हो तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। जैसे डायबिटीज़ है, राइट, आपने अभी तक तो इसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया होगा, हाइपरटेंशन का किया होगा, आर्थराइटिस वगैरह का किया होगा, फ्रैक्चर का किया होगा, है ना, काफ़ी कोई डिसीज़ है, फीवराइल इलनेस का किया होगा, तो जनरली आपके पास आते ही रहते हैं। और मलेरिया का किया होगा आपने, डेंगू का किया होगा। तो अब ये डिसीज़ यहाँ पर हम कंप्लीटली पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे कॉजेस होती हैं, कैसे बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है, तो किस किस तरीके से वो धीरे धीरे करके ग्रो होती है और कैसे ये मैनेज कर सकते हैं हम, और कैसे इनको हम बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, है ना, कौन सी इसमें थेरेपीज दे सकते हैं, ब्लड टेस्ट, कौन सा इन्वेस्टिगेशन टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने वाले हैं, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फिनिश कर देते हैं, जस्ट 2 मिनट और। तो आज के लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने इसका इलनेस का कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, डिसीज के हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, इसका डेफिनेशन लिया, और उसके बाद हमने कॉजेस ऑफ डिसीज में देखा इसके जो 5 कॉजेस हैं, मैकेनिकल, न्यूट्रिशनल, बायोलॉजिकल, नॉर्मेटिव और इन्वायरमेंटल कॉजेस के बारे में, राइट। चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।